आज बड़ी गुस्सा आ रही है, इसीलिए आपको दो लाइन सुना दे रहा हूं। आपके गुस्सा में जो सरकार में हो रहा है, एक दादी माँ पे सुना है आपने? पीएम आवास की आस लगाए दादी माँ, घूसखोरों के सामने हुई लाचार। माँ बेटों की नौकरी का बस करती रह जाती है इंतजार, बेटियों पे बढ़ रहा अत्याचार और आप कह रहे हो जोर से बोलो 400 पर। जो चंडीगढ़ में 8 वोटों के लालच में कर रहे नियम तार तार, वो दावा कर रहे हैं 400 पार। हद कर दी है ना मेरे यार, फिर भी कह रहे हो 400 पार। भाईचारे के इमोशन पे हुआ अत्याचार, समाज में बढ़ रहा भ्रष्टाचार, किसान पे हो रहा आंसू गैस का बार, नैतिकता हो रही शर्मसार, और सुधांशु जी कह रहे हैं जोर से बोलो 400 पार। रुपए पे डॉलर हुआ सवार, आतंकवाद ने कर दी हद पार, काला धन वापस नहीं आया मेरे यार। सुधांशु जी फिर भी कह रहे हैं जोर से बोलो 400 पार। रुको जरा, सब्र करो। चलो भाई, हमारा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए जिसका बेटा या बेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो। एक सीएम बताइए जिसका बेटा या बेटी उसके हटने के बाद सीधे सीएम बना हो। और ये जब से इनकी पार्टी बनी है 34 सालों से एक कोई उदाहरण बता दे जब परिवार के बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष या सीएम का पद गया हो। आरजेडी जब से बनी है तब से एक उदाहरण बता दे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष या सीएम का पद परिवार के बाहर गया हो। कांग्रेस जब से बनी है बता दीजिए जब सत्ता का सूत्र उसके बाहर गया हो। डीएमके जब से बनी है तो बता दीजिए कब बाहर गया हो। हवा में नहीं बोला मान्यवर, परिवारवाद और परिवार में यह समझ होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप पर्चा पढ़ रहे थे ना, ये पर्चा लगता अपने जमाने का पढ़ रहे थे, इसीलिए बीच में डिस्टर्ब करना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट सुनने की आदत आपको नहीं है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि 400 पार। अब मेरी बात सुनिए, अब देखिए लगातार भाई क्या तरीका लगातार बोल रहे हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा लेफ्ट। के जमाने में उत्तर प्रदेश कहां था और आज हमारे जमाने में कहां पहुंचा हुआ है। इनके जमाने में यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में पुलिस जाती थी, मुंबई ब्लास्ट हुआ तो वो पहुंच जाती थी आजमगढ़ और गाजीपुर, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, जयपुर में ब्लास्ट हुआ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की छवि बना के रखी गई थी। बात तो सही है। और आज दिल्ली मुंबई से नहीं, दुनिया से लोग आते हैं कहां? उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कहीं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, कहीं श्री राम का अयोध्या में दर्शन करने के लिए, कहीं कुशीनगर में भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए। यह अंतर आया है। आपके जमाने में बिजनेसमैन कहता मुझे यूपी नहीं जाना, मुझे दिल्ली के आगे नहीं जाना। आज माफिया कहता मुझे यूपी नहीं जाना, मुख्तार अंसारी कहता मुझे पंजाब में रहना जहां कांग्रेस की सरकार है, पंजाब की जेल मुझे कबूल है मगर यूपी में मुझे नहीं रहना। आपकी सरकार के जमाने में यूपी में कट्टे बनने की बात आती थी, आज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है जो कि एक्सपोर्ट होने भी जा रही है। और फिलीपींस पहला देश है जो एक्सपोर्ट होने के लिए आ रहा है। 7 नए एयरपोर्ट बने हैं जनाब, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे। अगर आप देखें तो जितने प्रकार के एक्सप्रेस बने हैं और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहा है, इतना तो खाली उत्तर प्रदेश में हुआ। और बात समझिए, महिलाओं के प्रति अपराध में कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश 76% पे है, जो नेशनल एवरेज से दूना है। और भाई डॉलर के पार की आप बात कह रहे हैं मेरे भाई, आपको पता है कि अमेरिका की ग्रोथ रेट क्या है? ये कागज से मत पढ़िए, ये पता होना चाहिए। ना पता हो तो बताता हूं, 1.9%। ये नंबर 1 की इकोनॉमी है दुनिया की। नंबर 2 की है चीन, 3.5%। अब आओ मेरे भाई, तीसरे नंबर पे अब हो गई है जर्मनी, 0.9%। चौथे नंबर पे ब्रिटेन, -0.6%। पांचवें पे हम हैं, अभी बोल रहा हूं, सॉरी तीसरे पे, चौथे पे आ गया है वो जापान, -0.9%। छठे पे है ब्रिटेन, -0.6%। और भारत है 6.5%। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। और कुछ के अनुसार 7.2%। इसलिए 400 पार, क्योंकि G7 और G20 में भारत सबसे ऊपर है, इसलिए 400 पार। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला, इसलिए 400 पार। और आप कह रहे हैं आतंकवाद तार-तार, अरे क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं आप? तो वो सरकार है जिसने फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी की अदालतों में आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ किए थे। एक जमाने में कोई आता था घुस के मार के चला जाता था, इंडिया सॉफ्ट स्टेट है। आज इंडिया जाता है घुस के मारता है, बालाकोट से लेके सर्जिकल स्ट्राइक तक। इसलिए 400 पार। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। ये गान फट कर। और आपके जमाने में रामलला टेंट में ही नहीं थे, 2005 में आतंकवादी हमला हुआ था
वो तो भगवान का शुक्र था, रामलला की कृपा थी कि जो मूर्तियां रखी थी उसके नीचे का बम फटा नहीं। और आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है, वो भी एक तपस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, इसलिए 400 पार करती थी कि भाई वॉशिंग मशीन में डालो और सबको निकाल लो। डीएनए का भी उस समय पर उत्पत्ति नहीं थी, तो नीतीश कुमार जी और बिहार के डीएनए के बारे में भी प्रभु राम कुछ कह के नहीं गए होंगे। आज हालत यह है कि बीजेपी भी सवाल करती है गठबंधन पे, अपने तमाम गठबंधन के साथियों को गठबंधन से बाहर फेंक दिया। 30-30, 40-40 साल से जो लोग गठबंधन में थे वो छोड़कर चले गए, और तमाम 71,000 करोड़ वाले और वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग सब मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए। और वो लोग भी कहते हैं कि भाई क्यों गठबंधन हो रहा है। 89 के बाद से गठबंधन हुए और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो। हमने भी आरोप लगाए, उन्होंने भी लगाए, और उनके पास मौका भी रहा। अगर शीला जी के खिलाफ कोई केस थे तो उनको उजागर करना चाहिए था। लेकिन आज जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो तो बताएं कि उनके पास तो 2G के 1,76,000 करोड़ के घोटाले के बंडल भरे पड़े थे, एक आदमी को जेल में नहीं डाल पाए। मतलब बीजेपी भी बोलती है भ्रष्टाचार पे, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भी, लगता है वो छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें बहा 172 जेल। आज हालत यह है कि देश के अंदर जो हालात हैं, आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने क्या कहा, कैसे कहा। आम आदमी पार्टी ने हम पर आरोप लगाए, हमने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए, लेकिन जिस तरह की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो हालत कर दी है ईडी सीबीआई की, आज ही की घटना देख लीजिए, सतपाल मलिक के यहां पर सीबीआई पहुंच गई, विसल ब्लोअर के यहां पर पूरी तरह से सब कुछ खंगाला जा रहा है। और किस तरह से आज इन्हीं के एक सांसद हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, उनके तमाम चीजों को लेकर बीजेपी बड़े उत्साहित रहती थी कि उन्होंने गांधी फैमिली पर आरोप लगा दिए। आज वो उनकी तमाम वो चीज साफ साफ कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला चीन के ऊपर और तमाम चीजें, लेकिन बीजेपी उनका नाम भी लेने से डरती है। और चंडीगढ़ में जो हुआ, अभी पहली बार हुआ कि कॉरपोरेशन के जो मतपत्र हैं उनकी गिनती भी सुप्रीम कोर्ट में कागजों में वो डब्बे गिने गए कि भाई किसको कितने वोट मिले, और उसके बाद भी आप किस तरह से नैतिकता की बात करते हैं। चंडीगढ़ के बाद तो बीजेपी को शर्मसार हो जाना चाहिए कि आप कर क्या रहे थे, आपने क्या किया और किसके इशारे पर हुआ। क्या वो अमित शाह जी के इशारे पर तो नहीं हुआ था? मगर क्यों? अब छोटा सा जवाब दे देता हूं। ये डायलॉग बहुत बोलते हैं कांग्रेस के लोग कि वॉशिंग मशीन है। जरा इनसे ये पूछिए, ये कालिख वाली काजल की कोठरी कहां है जहां से कालिख लगवा के आते हो फिर कहते हैं वॉशिंग मशीन? तो पहले ये तो बता दो मेरे भाई, वो कालिख वाली काजल की कोठरी कौन सी है? मान्यवर, आप लोगों ने जो ये बात कहने का प्रयास किया, सिर्फ एक लाइन देखिए, गुजरात में आपका वोट आम आदमी पार्टी ने हाफ कर दिया, पंजाब में आपका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में आपको साफ कर दिया, और उसके बाद आपने उनको माफ कर दिया। मुझे लगता है कि शीला दीक्षित जी के आत्मा जहां भी होगी उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो मैं एक पंक्ति में सिर्फ कहना चाहता हूं कि सुबह तक शाम की, आज शाम हो गई है ना इस समय, सुबह तक शाम की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। खत्म, गया।